नमस्ते। वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ईपी स्टडी के क्या रिस्क होते हैं, क्या बेनिफिट रहते हैं। मुख्यतः एक बार जब ईपी स्टडी का डायग्नोसिस मतलब आपका एरिथमिया का डायग्नोसिस बन जाता है, जिसमें एक पीएसवीटी बहुत कॉमन कंडीशन है, उसमें हर आदमी इस चीज़ को लेकर इस संदर्भ में रहता है कि इसको कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए, और इसको लेकर मल्टीपल ओपिनियंस ली जाती है। लेकिन लास्टली अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे हु आर ट्रेन टू ट्रीट दिस इस तरीके की बीमारी को, वो हमेशा यही बात करेंगे कि आप इसमें ईपीएस आरएफए कराइए। उसका रीज़न यही होता है कि आप जब इस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो उसमें आप क्यूरेबल ट्रीटमेंट तक पाते हैं, जो कि बाकी किसी इलनेस में इतना क्यूरेबिलिटी का वो ऑप्शंस नहीं रहते हैं। अगर बीपी लीजिए या आप हार्ट में जब स्टेंट डालते हैं जो कि ब्लॉक्स के लिए किया जाता है, उसमें आप इलनेस को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर क्योर नहीं करते। लेकिन पीएसवीटी paroxysmal supraventricular tachycardia एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर एक एबनॉर्मल सर्किट के कारण पेशेंट को बार बार बीटिंग्स बढ़ना, और वो एक ऐसे अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आता है कि पेशेंट का लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इस चीज़ को जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि पिछले एपिसोड में बताया कि इट इज़ अ लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर किया जाता है, जो कि आधे घंटे से 1 घंटे में कंप्लीट कर लिया जाता है और सर्किट को पता करके उसको निरस्त कर दिया जाता है। बट ये करने से पहले लोगों को ये बताया जाता है कि ये एक सर्जरी है। सो इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं, इट इज़ नॉट ए सर्जरी। इसको कहा जाता है मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर। जिस तरीके से आप एंजियोग्राफी करते हैं ठीक उसी तरीके से इसमें भी इस प्रोसीजर को भी किया जाता है। डिफरेंस इसमें यही है कि वहाँ पर हम लोग एक पाइप लेकर जाते हैं और इसमें हम लोग कुछ हार्ट के अंदर में तार डालते हैं, और उन तारों से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम लोग कंप्यूटर पर ला के चेक करते हैं, और उसी एक तार में जो होती है आरएफ एब्लेशन देने की क्षमता होती है, उस लोकेशन पर ले जाके हम लोग आरएफ एनर्जी देते हैं और उस सर्किट को निरस्त कर देते हैं और पेशेंट क्योर हो जाता है। कमिंग टू द रिस्क, सो रिस्क में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। सो जो एंजियोग्राफी के रिस्क रहते हैं, लगभग सारे की सारी चीज़ें इसमें भी वही रहती है। जब हम लोग पंक्चर करते हैं एक वेन को, एंट्री फॉर द कैथेटर्स, उसमें हेमाटोमा फॉर्मेशन मतलब वहाँ पर ब्लड का रिसाव हो सकता है, वो बहुत ही माइनर होता है और आज के टाइम में ना के बराबर है। दूसरा जो चीज़ रहता है कि हम लोग जो ये बीटिंग्स को लाते हैं और बीटिंग के टाइम में ही हार्ट में कैथेटर्स रहते हैं, ये जो तारे रहती है थोड़ी सी स्टिफ रहती है, कभी कभी चैम्बर अगर बहुत पतला है तो उसमें छेद कर सकती है और ब्लड का रिसाव होता है, और इसको कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन एंड टेम्पोनाट, जो कि नाम मात्र के बराबर होता है रिस्क, और मोस्ट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस हाथ में ये नहीं के बराबर ही रहता है। तीसरा जो रहता है, जो हम लोग पेशेंट्स को इंडक्शन करते हैं टेकिकार्डिया का, मीन्स कभी कभी जो बीटिंग्स रहती है उसको लोकेट करने के लिए हम लोगों को बीटिंग को वापस लाना रहता है और उसको लोकेट करना पड़ता है। लेकिन ये बीटिंग कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, उस टाइम में VT-VF के एपिसोड्स होते हैं, मतलब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया फिब्रिलेशन, जहाँ पर हम लोगों को शॉक देना पड़ता है। तो शॉक देने की स्थिति भी कभी कभी आती है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये कंट्रोल तरीके से किया जाता है, हार्ट को इसमें इंजरी नहीं होती है। चौथा, पेशेंट को जब हम लोग राइट साइड का कोई भी एब्लेशन करना रहता है, उसमें क्लॉट फॉर्मेशन से बहुत रिस्क नहीं रहते। लेकिन लेफ्ट साइड का कोई भी प्रोसीजर, जैसे पल्मोनरी वेन आइसोलेशन जो कि हम लोग एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए करते हैं, या VT एब्लेशन या लेफ्ट लेटरल पाथवे, ये कुछ ऐसे प्रोसीजर जहाँ पर हम लोग हार्ट के लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है और वहाँ पर हम लोगों को एब्लेशन देना पड़ता है। तो उसमें जितना हम लोग एब्लेशन देते हैं उसमें कभी कभी क्लॉट फॉर्मेशन के रिस्क रहते हैं, और लेफ्ट साइड में कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन रहता है वो ब्रेन से लेके पैर तक कहीं भी जा सकता है, वो जिस एरिया में जाता है उसको हानि पहुंचा सकता है। बट चूँकि हम लोग ब्लड थिनर्स देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इसके रिस्क ना के बराबर होते हैं। एंड फाइनली द वर्स्ट, और जो जिसको लेकर बहुत लोगों के अंदर में संदेह रहता है कि हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं वो नॉर्मल और एबनॉर्मल सर्किट का दूरियां कितनी रहती हैं। कभी कभी ये नॉर्मल और एबनॉर्मल सर्किट जो रहते हैं एकदम अगल बगल में रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स रहते हैं या पेशेंट का जो एनाटॉमी रहता है उसमें सूटेबल ना होने के कारण कभी जब हम लोग एब्लेशन करते हैं उसमें नॉर्मल तारें अफेक्ट हो जाती हैं, और उस कंडीशन में कभी कभी हम लोगों को बैकअप के लिए पेसमेकर की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और ये जितने कॉम्प्लिकेशंस की बात बताई ये 100 में 1 आदमी को होता है। 99% 99% लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है, और इसके ना ज्ञान होने के कारण लोग इस प्रोसीजर को नहीं कराते हैं। आई विल रिकमेंड दैट अगर पीएसवीटी का आपका डायग्नोसिस है और टाइम एंड अगेन आपको ऐसा हो रहा है, तो यू शुड ऑप्ट दिस थिंग, क्योंकि जितने रिस्क इसमें हैं इस प्रोसीजर के हैं वो ना मात्र के बराबर है, 1 to 2%। इसमें एक ही रिस्क जो रहता है जो कि थोड़ा बहुत
पेनफुल रहता है पेशेंट को कि मान लीजिए कि हमने कोई प्रोसीजर किया उसके बाद रिकरेंस होना, जो कि डिपेंड करता है डायग्नोसिस पर। PSVT है तो इसका रिस्क 1% रहता है, एट्रियल टैकिकार्डिया है तो 2 to 5% रहता है, VT है तो वो 8 to 10% रहता है, डिपेंडिंग अपन कहाँ पर वो लोकेटेड है सर्किट। सो रिकरेंस हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम ये क्योर हो जाता है अगर PSVT का रहा, और उसके बाद आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो नो द डिजीज़, नो द ऑपरेटर एंड एक्सेप्ट द प्रोसीजर व्हेन नीडेड। एंड पर्टिकुलरली उन लोगों को जिन लोगों ने दवा लेने के बावजूद उनको धड़कन हो रही है, उनको एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसके ट्रीटमेंट का प्लान करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू आर हैविंग एनी कमेंट्स या आपके कोई संदेह रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डालिए। वी विल ट्राई टू रीच यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।